channel. In last lecture we studied about concurrency control techniques problems in case. आज हम दो प्रॉब्लम्स हमने कवर की थी. आज हम थर्ड प्रॉब्लम करेंगे जिसका नाम है इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल प्रॉब्लम. तो इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल प्रॉब्लम क्या होती है? Inconsistent retrieval problem is also known as unrepeatable read when a transaction calculates some summary function over a set of data while the other transactions are updating the data. The inconsistent retrieval problem occurs. Inconsistent retrieval problem को हम unrepeatable read भी कहते हैं. जब कोई ट्रांजैक्शन कैलकुलेट करती है कोई समरी फंक्शन किसी डेटा सेट पे, जिस वक्त दूसरी ट्रांजैक्शन डेटा को अपडेट कर रही है, तो उस वक्त क्या होता है? इनकंसिस्टेंट रिट्रीवल प्रॉब्लम आ जाती है. अगर डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहता था उस टाइम पे. इसमें अ ट्रांजैक्शन T1 रीड्स अ रिकॉर्ड एंड देन डज सम अदर प्रोसेसिंग ड्यूरिंग व्हिच द ट्रांजैक्शन T2 अपडेट्स द रिकॉर्ड. सपोज एक ट्रांजैक्शन है T1 जो रिकॉर्ड कर रही है डेटा को, रीड कर रही है इस रिकॉर्ड को. उसके बाद में कोई कुछ प्रोसेसिंग कर रही है जिस टाइम पे ट्रांजैक्शन T2 डेटा को अपडेट कर रही है, रिकॉर्ड को अपडेट कर रही है. नाउ व्हेन द ट्रांजैक्शन T1 रीड्स अ रिकॉर्ड देन द न्यू वैल्यू विल बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रीवियस वैल्यू. अब जब ट्रांजैक्शन T1 डेटा को रीड करेगी रिकॉर्ड को, तो जो नई वैल्यू होगी वो प्रीवियस वैल्यू से इनकंसिस्टेंट होगी. ठीक, तो इसीलिए जो ट्रांजैक्शन T1 है जिस वक्त उसे रीड किया और उसी वक्त अगर T2 ने रिकॉर्ड को अपडेट किया, तो जो ट्रांजैक्शन T1 की वैल्यू होगी रीड की हुई वो इनकंसिस्टेंट होगी प्रीवियस वैल्यू से. एग्जांपल, सपोज टू ट्रांजैक्शंस ऑपरेट ऑन थ्री अकाउंट्स. सपोज तीन ट्रांजैक्शंस हैं जो तीन अकाउंट्स पे ऑपरेट करती हैं. नंबर 1, ट्रांजैक्शन X इज डूइंग द सम ऑफ ऑल बैलेंस व्हाइल ट्रांजैक्शन Y इज ट्रांसफरिंग एन अमाउंट ₹50 फ्रॉम अकाउंट 1 टू अकाउंट 3. सपोज ट्रांजैक्शन X क्या कर रही है? सारे बैलेंस का सम निकाल रही है, जिस वक्त ट्रांजैक्शन Y ट्रांसफर कर रही है ₹50 अमाउंट अकाउंट 1 से अकाउंट 3 में. Here transaction X produces the result of 550 which is incorrect. जो जिस वक्त ट्रांजैक्शन X क्या कर रही थी? सम कर रही थी सारे बैलेंस का, और उसी वक्त ट्रांजैक्शन Y में एक अमाउंट ट्रांसफर हो रही थी ₹50 इसी अकाउंट से दूसरे अकाउंट में. इस वक्त ट्रांजैक्शन X ने रिजल्ट प्रोड्यूस किया 550, वो इनकरेक्ट होगा. If we write this produced result in the database, then the database will become an inconsistent state because the actual sum is 600. अगर हम इसी रिजल्ट को डेटाबेस में लिखते हैं तो जो डेटाबेस में होगा वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में होगा. क्यों? क्योंकि जो एक्चुअल सम है वो तो 600 है. Here transaction X has been seen in an inconsistent state of the database. यहाँ पर ट्रांजैक्शन X ने देखी है inconsistent state database की. Now what is concurrency control protocol? Concurrency control protocols ensure atomicity, isolation and serializability of concurrent transactions. Concurrency control protocols में क्या इंश्योर करते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन में एटॉमिसिटी हो, आइसोलेशन हो, सीरियलाइजेबिलिटी हो concurrent transactions की. The concurrency control protocol can be divided into 3 categories. Concurrency control को प्रोटोकॉल को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 3 कैटेगरीज में. लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल में, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में, और थर्ड इज वैलिडेशन बेस्ड प्रोटोकॉल में. In a multi-programming environment where multiple transactions can be executed simultaneously, it is highly important to control the concurrency of transactions. किसी भी multi-programming environment में जहां पर multiple transactions execute हो रही हैं simultaneously, तो ये बहुत important है, ये highly important है कि हम concurrency of transactions को control में रखें. We have concurrency control protocols to ensure atomicity, isolation and serializability of concurrent transactions. हमारे पास concurrency control protocols होते हैं जिससे वो ensure करें atomicity, isolation और serializability concurrent transactions की. Concurrency control protocols can be broadly divided into 2 categories. Concurrency control protocols को हम
which any transaction cannot read or write data until it acquires an appropriate lock on it. Locks are of two kinds. Database system में एक लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। वो एक मैकेनिज्म यूज करते हैं जिसकी मदद से कोई भी ट्रांजैक्शन कुछ भी डेटा को रीड नहीं कर सकती और ना ही डेटा को राइट कर सकती है जब तक एक एप्रोप्रिएट लॉक उस पर ना आ जाए। लॉक होते हैं दो तरीके के, बाइनरी लॉक और शेयर्ड या एक्सक्लूसिव लॉक, ठीक है। अब बाइनरी लॉक्स क्या होते हैं? A lock on a data item can be in two states, either it is locked or it is unlocked. Shared exclusive, this type of locking mechanism differentiates the lock-based protocols on their uses. If a lock is required on a data item to perform a write operation, it is an exclusive lock, allowing more than one transaction to write the same data item to keep the database into an inconsistent state. Read logs are shared because no data value is being changed. लॉकिंग टेक्निक होती क्या है? डेटाबेस सिस्टम्स हर में होता है एक लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन को या तो रीड नहीं किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता है जब तक उनके ऊपर कोई एप्रोप्रिएट लॉक ना लगा हो। अब लॉक्स होते हैं दो तरीके के। पहला होता है बाइनरी लॉक। बाइनरी लॉक क्या होगा? या तो लॉक आइटम कोई भी डेटा आइटम पे या दो स्टेट में हो सकता है, वो या तो लॉक स्टेट हो सकता है या अनलॉक स्टेट हो। दूसरी तरीके का होता है शेयर्ड या एक्सक्लूसिव लॉक। दिस टाइप ऑफ लॉकिंग मैकेनिज्म डिफरेंशिएट्स द लॉक बेस्ड ऑन देयर यूजेस। ये जो लॉकिंग मैकेनिज्म है ये लॉक्स को उनके यूज के हिसाब से डिफरेंशिएट करता है। अगर कोई लॉक है किसी डेटा आइटम पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, अगर कोई लॉक अप्लाई किया गया है राइट ऑपरेशन के लिए तो उसे हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव लॉक। अगर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस राइट करनी है उसी डेटा आइटम पे तो उस केस में डेटाबेस एक इनकंसिस्टेंट स्टेट पे आ जाएगा। रीड लॉक्स को हम शेयर करते हैं क्योंकि कोई भी डेटा वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब लॉक में भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, चार टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉक प्रोटोकॉल्स अवेलेबल। फर्स्ट वन इज सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल। क्या होता है सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल में? सिंपलिस्टिक लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स अलाउ ट्रांजैक्शंस टू ऑब्टेन a lock on every object before a write operation is performed. Simplistic lock based protocols transactions को allow करते हैं कि वो lock obtain कर ले हर object पे इससे पहले कि कोई write operation perform किया जाए। Transaction may unlock the data item after complete the write operation. अब वो unlock कब होगा item जब write operations पे perform हो चुका होगा। Simplistic lock based protocol क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन है, ठीक है, वो ऑब्टेन करेगी एक लॉक इससे पहले कि इसको राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। ट्रांजैक्शन क्या करेंगे? उस डेटा आइटम को अनलॉक करेंगे इससे पहले जब अनलॉक कर सकते जब वो राइट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है। अब प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल। प्री क्लेमिंग प्रोटोकॉल्स इवैल्यूएट देयर ऑपरेशंस एंड क्रिएट अ लिस्ट ऑफ डेटा आइटम्स ऑन व्हिच दे नीड लॉक्स। प्री क्लेमिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? ऑपरेशंस को इवैल्यूएट करते हैं और डेटा आइटम्स की लिस्ट क्रिएट करते हैं जिनमें लॉक्स की जरूरत होती है। बिफोर इनिशिएटिंग एन एग्जीक्यूशन द ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट द सिस्टम फॉर ऑल द लॉक्स इट नीड्स बिफोरहैंड। इससे पहले कि एग्जीक्यूशन इनिशिएट हो ट्रांजैक्शन सिस्टम को रिक्वेस्ट करती है सारे लॉक्स के लिए जिसकी उसे जरूरत पड़ सकती है बिफोरहैंड। If all the locks are granted, the transaction executes and releases all the locks when all its operations are over. जिस वक्त सारे locks grant हो जाएंगे उसको मिल जाएंगे तो ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगी और सारे locks को रिलीज कर देगी जब ऑपरेशन ओवर हो जाएगा। If all the locks are not granted, the transaction rollbacks and waits until the locks are granted. और अगर in case सारे locks उसे नहीं मिले हैं, ग्रांट नहीं हुए तो फिर वो ट्रांजैक्शन रोल बैक हो जाएगी और तब तक वेट करेगी जब तक सारे लॉक्स उसे ग्रांट नहीं हो जाते। तो क्या होता है प्री क्लेमिंग लॉक प्रोटोकॉल में? प्री क्लेमिंग प्रोटोकॉल्स इवैल्यूएट देयर ऑपरेशंस एंड क्रिएट अ लिस्ट ऑफ डेटा आइटम्स ऑन व्हिच दे नीड लॉक्स बिफोर इनिशिएटिंग एन एग्जीक्यूशन द ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट द सिस्टम फॉर ऑल द लॉक्स इट नीड्स beforehand. If all the locks are granted, the transaction executes and releases all the locks when all its operations are over. If all the
कोई भी डेटा आइटम्स है वो बता देगा कि मुझे इतने सारे लॉक्स की जरूरत पड़ेगी इस ट्रांजैक्शन के लिए बिफोर हैंड, मतलब पहले ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले ही वो बता देगा। अब वो जब वो सारे लॉक्स को रिटर्न कर देता है एक बार सारी ट्रांजैक्शन उसकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक। लेकिन अगर सपोज उसे लॉक्स ग्रांट नहीं हुए, जो उसने लॉक्स मांगे थे उतने नहीं मिले, तो फिर वो क्या करेगा, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, वो रोल बैक हो जाएगी और वो तब एग्जीक्यूट होगी जब उसे सारे लॉक्स अवेलेबल होंगे। नाउ सपोज यू कैन सी इन दिस बार ग्राफ, ये है टाइम, ठीक है। अब ये यहाँ पे टाइम बिगिन हो रहा है, लॉक एक्विजिशन फेज यहाँ पे एंड हो रहा है। अब टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है? दिस लॉकिंग प्रोटोकॉल डिवाइड्स द एग्जीक्यूशन फेज of a transaction into three parts. In the first part, when the transaction starts executing, it seeks permission for the locks it requires. इस लॉकिंग प्रोटोकॉल में जो एग्जीक्यूशन फेज होता है ट्रांजैक्शन का वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहले पार्ट में जो ट्रांजैक्शन जब एग्जीक्यूट हो रही है वो परमिशन सीक करेगी लॉक्स के लिए जिनकी उन्हें जरूरत है। सेकंड पार्ट में जब ट्रांजैक्शन एक्वायर हो रही है, सेकंड पार्ट में ट्रांजैक्शन को सारे लॉक्स एक्वायर हो जाएंगे। As soon as the transaction releases its first lock, the third phase starts. जैसे कि ट्रांजैक्शन फर्स्ट लॉक को रिलीज करेगी, थर्ड फेज स्टार्ट करेगा। In this phase, transaction cannot demand any new locks. इस फेज में ट्रांजैक्शन कुछ नए लॉक्स की डिमांड नहीं कर सकता। It only releases the acquired lock. ये जो लॉक्स ऑलरेडी उसके पास एक्वायर्ड है उसे रिलीज करने का काम करेगा। तो क्या होगा इसमें? टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में दिस लॉकिंग प्रोटोकॉल divides the execution phase of a transaction into three parts. In the first part, when the transaction starts executing, it seeks permission for the locks it requires. The second part is where the transaction acquires all the locks. As soon as the transaction releases its first lock, the third phase starts. In this phase, the transaction cannot demand any new locks, it only releases the acquired locks. टू-फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल में एग्जीक्यूशन फेज तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले पार्ट में जब ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है एग्जीक्यूट होनी, वो लॉक्स की परमिशन लेता है जिसकी उन्हें जरूरत पड़ेगी। सेकंड पार्ट में वो ट्रांजैक्शन में सारे लॉक्स को एक्वायर कर लेता है, उसके पास आ जाता है। थर्ड ट्रांजैक्शन में इससे पहले कि वो पुराने लॉक्स को रिलीज करे, जब तक वो रिलीज नहीं करे उसे नए लॉक्स नहीं एक्वायर कर सकते, नहीं ग्रांट करते, तो ये सिर्फ रिलीज करने का काम करता है थर्ड फेज में। अब लॉक ये बार ग्राफ है, इसमें टाइम बता रखा है। स्टार्ट बिगिनिंग में लॉक एक्विजिशन फेज हुआ, फिर एंड में रिलीज फेज हुआ। नाउ टू फेज लॉकिंग हैज टू फेजेस, वन इज ग्रोइंग where all the locks are being acquired by the transaction, and the second phase is shrinking where the locks held by the transaction are being released. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टू फेज लॉकिंग में दो फेज होते हैं, एक होता है ग्रोइंग फेज, एक होता है श्रिंकिंग फेज। आपको ये पूछा जाता है व्हाट आर द ग्रोइंग एंड श्रिंकिंग फेजेस ऑफ अ टू फेज लॉकिंग मैकेनिज्म। ग्रोइंग फेज तब होगा जब कोई भी ट्रांजैक्शन लॉक्स एक्वायर करेगी, ठीक है, तो उस वक्त वो ग्रो कर रहा है ना। और सेकंड फेज जो है श्रिंकिंग, उसमें वो सारे लॉक्स को ट्रांजैक्शन रिलीज करेगी। To claim an exclusive lock, a right lock, a transaction must first acquire a shared read lock and then upgrade it to an exclusive lock. अगर हम चाहते हैं हमारे ट्रांजैक्शन में एक एक्सक्लूसिव लॉक आए, राइट करने वाला लॉक, तो उससे पहले हमारे पास एक शेयर्ड लॉक होना चाहिए या रीड लॉक, उसके बाद वो अपग्रेड किया जा सकता है एक्सक्लूसिव लॉक में। नाउ स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग, स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग क्या होती है? The first phase of strict two locking phase is same as TTL after acquiring all the locks. In the first phase, the transaction continues to execute normally, but in contrast to second phase locking, strict two phase locking does not release a lock after using it. Strict two phase locking holds all the locks until the commit point and releases all the locks at a time. जो टू फेज लॉकिंग होता है और स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग, इन दोनों का